गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पिछले लेक्चर्स में हम संघीय कार्यपालिका के एक अंग के रूप में राष्ट्रपति के विषय में पढ़ चुके हैं और साथ ही हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में पढ़ा, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन एवं राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं के विषय में पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर करेंगे और साथ ही राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी हैं, पर हम विचार करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। जैसा कि हम पूर्व में ही बात कर चुके हैं कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं, एक नाममात्र या संवैधानिक कार्यपालिका या औपचारिक कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। अतः भारत के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वह कार्यपालिका के औपचारिक या संवैधानिक या नाममात्र के प्रधान है, अर्थात संविधान उन्हें मात्र शक्तियाँ प्रदान करता है। इस पद को केवल गरिमामय बनाया गया है, लेकिन वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। अतः यदि हम भारत के संदर्भ में देखेंगे तो संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो दो कार्यपालिकाएं हैं, एक नाममात्र की कार्यपालिका वह राष्ट्रपति है जिसे संविधान मात्र शक्तियां प्रदान करता है, और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका जिसके अंतर्गत हम प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद को रखते हैं, जो वास्तव में राष्ट्रपति को संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती है। राष्ट्रपति न केवल कार्यपालिका का अभिन्न अंग है वरन व्यवस्थापिका का भी एक अंग है। संसदात्मक व्यवस्था के कारण दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं। ऐसे में राष्ट्रपति को नाममात्र या संवैधानिक प्रधान बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दे, और इसके अतिरिक्त भी राष्ट्रपति को काफ़ी विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिनके विषय में हम जो हमारे पहले के लेक्चर्स हैं उनमें पढ़ चुके हैं। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के साथ साथ व्यवस्थापिका का भी अभिन्न अंग है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन वह होता है जिसके अंतर्गत जनता किसी प्रतिनिधि को चुनने में सीधे ही भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत जनता सीधे किसी पदाधिकारी को न चुनकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से उस पदाधिकारी का चुनाव करती है। तो ऐसे में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष तौर पर होता है और इस हेतु एक विशेष पद्धति का अनुसरण किया गया है जिसे कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है वह यह है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वह किन किन से मिलकर बनता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वह संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, और साथ ही जो राज्य विधानसभाएं हैं, जो राज्य व्यवस्थापिकाएं हैं या विधानमंडल है, उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनसे मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनता है। अतः यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मात्र संसद एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित या चुने हुए सदस्य ही भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य जो होते हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। यह प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, तो हमारा उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। और यदि मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से अनुपस्थित हैं तो ऐसे में जो भी ज्येष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होता है।
और यही एक विशेष तथ्य ये है कि भारत के संविधान के अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जितनी भी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है, और इस संबंध में भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है या किसी भी प्रकार की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन यदि आप अमेरिका के संदर्भ में देखेंगे तो अमेरिका में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचित होने पर एक विशेष प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात वहाँ कोई भी व्यक्ति मात्र 2 बार ही अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। यदि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल ही सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। राष्ट्रपति को यदि उनके पद से पृथक करना हो या उनके पद से हटाना हो तो इस संबंध में महाभियोग की व्यवस्था की गई है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है और मात्र संविधान का अतिक्रमण ही एक ऐसा आधार हो सकता है जिसके आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आइए आगे हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के विषय में चर्चा करेंगे, जिनको लेकर प्राय परीक्षाओं में काफ़ी हद तक प्रश्न पूछे जाते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। इसीलिए राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों एवं अनुच्छेदों पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है और आशा करती हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी भी होगा। आइए हम चर्चा करते हैं इन प्रमुख अनुच्छेदों की। अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है। अतः जहां अनुच्छेद 52 भारत में राष्ट्रपति के पद की कल्पना करता है, वहीं 53 कार्यपालिका जो शक्ति है उसे राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित करता है। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद हेतु विभिन्न योग्यताएं निर्धारित की गई हैं और वहीं अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के विषय में लिखा गया है। मैं पुनः आपको बता दूं कि अनुच्छेद 61 में जो महाभियोग का प्रावधान है वह मात्र संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही लाया जा सकता है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में मिलता है। अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। हम पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जहां नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका का भेद पाया जाता है। अतः ऐसे में संविधान द्वारा जितनी भी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, अनुच्छेद 74 वे समस्त शक्तियों का प्रयोग करने की जो शक्ति है वह वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को प्रदान करता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है एवं उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की। इस संबंध में भी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि राष्ट्रपति द्वारा स्वयं विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं की जाती है, वरन लोकसभा में का जो बहुमत दल होता है वह जिसे अपना बहुमत दल जो होता है वह अपना जिसे नेता चुनता है, राष्ट्रपति द्वारा उसे ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। एवं साथ ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा जिन लोगों का अनुमोदन या मनोनयन के लिए जिनके नाम की सिफारिश की जाती है नियुक्ति के लिए, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद 80 यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े 12 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। अतः अनुच्छेद 80 राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन से संबंधित है जो साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े होंगे। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन किया जाता है और इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 331 यानी कि 331 में मिलती है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के विषय में बताता है और इस अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति संघ विधि के उल्लंघन के अधीन या संघ विधि के अधीन किसी भी दंडित किए गए अपराधी के दंड को क्षमा कर सकते हैं। दंड का जो
टाइप है वो चेंज कर सकते हैं या फिर दंड को कम किया जा सकता है या दंड की जो प्रकृति है उसको बदला जा सकता है। अब एक काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 108 जिसको लेकर प्राय प्रश्न पूछा जाता है। 108वां जो अनुच्छेद है वो संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने से संबंधित है। संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन है वह राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। संविधान का अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के विषय में है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो कि तुरंत कानून निर्माण किया जाना आवश्यक हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं और इस अध्यादेश का जो प्रभाव होता है वह कानून के समान ही होता है। राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेदों 352, 356 और 360 के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिनके विषय में हम पूर्व में ही विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। 352 जहां राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, वहीं 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन की बात करता है और 360 वित्तीय आपातकाल के विषय में है। अनुच्छेद 380 जो है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रति 5 वर्ष के लिए। अतः वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है और वित्त आयोग का जो वित्त आयोग के संबंध में या जो वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 280 है। तो आज के इस लेक्चर में हमने राष्ट्रपति से संबंधित कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य और साथ ही राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के विषय में पढ़ा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।